चलो लेट्स शुरू करें। ऑनलाइन आ रही है आवाज? कहां तक हुआ था? हाँ, सेक्शन 5 हो गया था। क्या था सेक्शन 5? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी। ठीक है, फॉरेन हॉस्पिटलिटी मतलब क्या था? अरे अतिथि सत्कार, इधर खिसक खिसक, इधर जल्दी से खिसक जा। ये मत बोला मैं खिसकी हुई हूं ऑलरेडी, खिसक जाता। देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एसीएस, एसीएस क्या क्या था? आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटीज। अरे यही था ना एसीएस। क्या क्या था एसीएस में? आर्टिकल, वो क्या था? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये टेंजिबल चीजें हो गई। क्या हो गई ये? अब इनटेंजिबल चीजों को फॉरेन हॉस्पिटलिटी में इंक्लूड किया, जिसमें जिसमें क्या आता है कि अगर फॉरेन सोर्स से ऑफर मिलता है, क्या ऑफर मिलता है? कि आपको फॉरेन ट्रेवल करवाया जाएगा, फ्री में घुमाएंगे फिराएंगे, या आपकी क्या करवाई जाएगी? मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। तो अगर प्रोहिबिटेड पर्सन को फॉरेन सोर्स से ऑफर आता है, अगर प्रोहिबिटेड पर्सन को कहां से? फॉरेन सोर्स से ऑफर आता है, जिसमें उन्हें क्या ऑफर दिया जा रहा है? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री, या क्या ऑफर दे रहा है? फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उसे किस कैटेगरी में लेंगे? फॉरेन हॉस्पिटलिटी। ये आया समझ में अपने को? तो कंट्रीब्यूशन में तो बेटा एसीएस था, वो टेंजिबल चीजें थी, आर्टिकल था, करेंसी थी, सिक्योरिटीज थी, वो टेंजिबल चीजें हो गई, है ना। यहां कौन सी चीजें हो गई? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में आपको क्या मिल रहा है? कॉस्ट टू ट्रेवल फॉरेन कंट्री, आने जाने के खर्चे मिल रहे हैं, आना जाना फ्री हो गया है, या फ्री में रुकना है, रहना है, घूमना फिरना है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर फॉरेन सोर्स से, कहां से क्या मिलता है? वेरी गुड, कहां से क्या मिलता है? हाँ, वो ऑफर कैसा नहीं है? कैजुअल नहीं है। वो ऑफर कैसा नहीं है? अब वो कैश में भी मिल सकता है, और अब उस ऑफर में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? तो बोले कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री। उस ऑफर में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू फॉरेन। उस ऑफर में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फ्री लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। यह आया समझ में? तो वो किस कैटेगरी में आएगी? फॉरेन हॉस्पिटलिटी, है ना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 3 में क्या दिए हैं? प्रोहिबिटेड पर्सन, जो क्या रिसीव नहीं कर सकते हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेन हॉस्पिटलिटी। फॉरेन हॉस्पिटलिटी का मतलब समझ में आ गया? चलो लास्ट टाइम बोल दें। सबसे पहले क्या मिलता है? जो कैसा नहीं होना चाहिए? वापस से बोलो। एंड नॉट बीइंग अ, चाहे वो कैसे मिला हो, बट कहां से मिला हो? अब उस ऑफर में क्या दिया जा रहा है? उस ऑफर में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, कि बाहर के आने जाने के खर्चे दिए जा रहे हैं, या क्या दे रहे हैं? बोर्डिंग, लॉजिंग। तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन हॉस्पिटलिटी। क्या है समझ में अपने को? फिर हमें बोला है सेक्शन 6 ये बोलता है कि ये पर्सन
फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 3 में तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने पर रिस्ट्रिक्शन था। सेक्शन 3 में काय पर रिस्ट्रिक्शन था कि सेक्शन 3 वाले व्यक्ति क्या रिसीव नहीं करेंगे। अब यहां जो कौन सा सेक्शन दिया है 6, इसमें बोला गया है कि अगर ये पर्सन फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर ये पर्सन फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लगेगी, प्रायर। तो हेडिंग दिया है क्या, स्टेट द रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब किसकी अप्रूवल, बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी। सेक्शन 3 में तो ये बोला था आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ही नहीं कर सकते हो। सेक्शन 3 में तो ये बोला था आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ही नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कर सकते हो, आप रिसीव ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, जबकि सेक्शन 6 बोल रहा है आप फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव कर सकते हो, बस आपको किसकी प्रायर अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए। 3 और 6 में डिफरेंस समझ में आया। 3 किसका है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। 3 तो मना कर रहा है कि आप कर ही नहीं सकते। 6 किसका है, फॉरेन हॉस्पिटल, वो बोल रहा है रिसीव कर सकते हो बट आपको क्या लगेगी, प्रायर परमिशन। ठीक है, अच्छा पर्सन्स इसमें कम दिए हैं सेक्शन 3 के कंपैरिजन में, बट दिए वही हैं जो सेक्शन 3 वाले थे। नया पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा। पहला क्या बोल दिया, हाँ तो बोल दिया हमने एमएलए जो है कोई भी वो नहीं कर सकता है ना। दूसरा क्या, को 1:30 बजे का टाइम दिया था, उनको 1:30 का टाइम दिया था। अब अगर वो इस टाइम आएंगे तो मैं क्लास लूं कि उनसे मिलूंगा, या तो उनको बोलो आप कि क्लास के बाद मिलेंगे सर। फिर 1:30 बजे से वेट कर रहा था मैं उनका। पहला क्या बोला बेटा, हाँ तो कौन है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वो क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, फॉरेन हॉस्पिटल। और अगर उसे एक्सेप्ट तो दूसरा कौन है, क्या रिसीव नहीं कर सकते हैं। और अगर ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कौन थे, जो पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करते हैं। ऑफिस बियरर में कौन आता है बेटा, जो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। वो आएंगे किस कैटेगरी में, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो मैनेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, तीसरा कौन, हाँ जज साहब भी क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, करना है तो किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे अप्रूवल कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन देगा बेटा अप्रूवल। फिर कौन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय उस कंपनी या कॉरपोरेशन के जिसकी ऑनर कौन है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी के कौन है जो सर्वेंट, गवर्नमेंट कंपनी के कौन है जो एम्प्लॉय। क्या है समझ में अपने को। फिर बोल दिया है कि अच्छा सेक्शन 3 में तो अपन ने इसके अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति देखे थे। एक तो यहाँ प्रिंट मीडिया वाला कोई सा भी नहीं दिया है, न रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वाले दिए हैं, न रेडियो वाले दिए हैं, न टेलीविजन वाले दिए हैं। बाकी लगभग तो सब दिए हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी नहीं दी है, क्या दिया हुआ है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कहां पर क्या लिखा है। तो वो तीनों प्रिंट मीडिया वाले तो दिए ही नहीं है। तीनों कौन नहीं दिए बेटा, मीडिया वाले नहीं दिए, प्रिंट मीडिया नहीं दिया है, रेडियो वाले नहीं दिए, टेलीविजन वाले नहीं दिए, तीनों मीडिया वाले नहीं दिए। फिर कौन नहीं दिया है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिए, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दिया। वहां दोनों लिखा था, पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफिस बियरर, वहां पर दोनों चीजें लिखी थी ना। क्या क्या लिखा था, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बियरर। यह है समझ में अपने को। बाकी सारे व्यक्ति तो वही हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सेक्शन 3 वाले ही।
ठीक है, तो ये अगर क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इन्हें किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसके पास जाएंगे, है ना। तो बिना किसकी प्रायर अप्रूवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये क्या नहीं कर सकते हैं, फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब भी विजिट कर रहे हैं किसी भी कंट्री को। तो अगर ये व्यक्ति इंडिया के बाहर गए हैं, वहां इन्हें फॉरेन हॉस्पिटलिटी ऑफर होती है, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे ये नहीं ले सकते। ये समझ में आया। फॉरेन हॉस्पिटलिटी में क्या क्या आ जाएगा, कॉस्ट टू ट्रेवल फॉरेन कंट्री, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। 5 चीजें वापस से, पहला क्या, कॉस्ट टू ट्रेवल फॉरेन कंट्री, दूसरा फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो अब ये अपना एमएलए गए बहुत सारे इंडिया के बाहर। अभी अपन ने ऑपरेशन सिंदूर का जस्टिफिकेशन देने भेजा सबको कि नहीं भेजा, शशि थरूर भी गया उसके अंदर, है ना, और वो भी गया अपना ओवैसी। चलो अब मालूम पड़ा शशि थरूर वहां गया है और एक्सीडेंट हो गया उसका, क्या हो गया उसका, अब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। वो बोल रहा नहीं मैं मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, बिना किससे पूछे हुए, मालूम पड़ा तब तक निपट जाएगा। आप समझे मेरी बात, मेडिकल ट्रीटमेंट काहे में आता है, फॉरेन हॉस्पिटलिटी में, और बिना किसकी प्रायर परमिशन के हम फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के। मालूम पड़ा बाहर गया, कोरोना हो गया, कोरोना चल ही रहा वापस से, कोरोना वापस आ गया, मालूम है कि नहीं, इंडिया में भी 250 केस है। मालूम पड़ा मलेशिया गया था, वहां कोरोना हो गया, अब वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा, क्यों, क्योंकि प्रायर अप्रूवल नहीं है किसकी। तो क्या बोला कि अगर आप इंडिया के बाहर गए हो और वहीं आपको कोई बीमारी लग गई है, वहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है जिसके के कारण आपको क्या कराना, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो करवा लेना, प्रायर परमिशन का वेट मत करना। क्या मतलब, यहां से बीमारी लेकर जा रहे हो ट्रीटमेंट कराने तो प्रायर परमिशन लेना, बट अगर वहीं क्या हो गया था बीमारी, तो ट्रीटमेंट करा के आना, प्रायर परमिशन लेने की जरूरत, बट 1 महीने में बता देना कि ये प्रॉब्लम हुई थी, इस कारण से हुई थी, इसने हमारा ट्रीटमेंट कराया, इसने हमारा खर्चा उठाया, सब बता देना। तो क्या बोला है, क्या इट शेल नॉट बी, अरे बोलो आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या लिखा है, हाँ, कि प्रायर परमिशन लेने की जरूरत, अगर क्या हुआ था, ऑन अकाउंट ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ विजिट आउटसाइड इंडिया, कि जब आप इंडिया के बाहर हो, वो पर्सन जब इंडिया के बाहर है तब वहां पर उसे सडन इलनेस हुई है, यहां से बीमारी लेकर नहीं गया था। अगर यहां से बीमारी लेकर जा रहा है तो यहां से परमिशन भी लेकर जाए, बट ऑल ऑफ सडन वहां बीमारी लग गई तो फिर वो ट्रीटमेंट करा सकता है, प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, बट कितने महीने में, 1 महीने में क्या देना पड़ेगी, इंटीमेशन, किसको, सेंटर, उसमें बताना पड़ेगा कि कहां से आपको फॉरेन हॉस्पिटलिटी मिली है, क्या सोर्स था, किस मैनर में मिली है, सारी चीजें आपको पूरी तरह से डिस्क्लोज करते हैं। क्लियर हुआ, कर लेंगे इसको। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, हमने पढ़ा था सेक्शन 9 में कुछ इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, रजिस्टर्ड, या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है, प्रायर परमिशन, तो वो क्या रिसीव कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो यहां यही बोला है कि एक पर्सन जो क्या था, रजिस्टर्ड, जिसके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, या जिसके पास क्या है, क्या रिसीव करने की, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है, बट रिसीव करने के बाद वो उसे ट्रांसफर नहीं करेगा किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, फिर से सेक्शन 3 वाले व्यक्ति तो प्रोहिबिटेड हैं, वो तो कर ही नहीं सकते, बट उनका एक्सेप्शन था, कहां पर, 4 में। 6 वालों के लिए हॉस्पिटलिटी है, बट उनको क्या है,
प्रायर परमिशन। नो वाले अगर क्या है, रजिस्टर्ड, या उनके पास भी क्या है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ में आई ये चीज? तो यहां यही बोला है, अगर आप रजिस्टर्ड थे या आपके पास प्रायर परमिशन थी और आप क्या रिसीव कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो फिर आप उसे किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं करो। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? चल, अब सेक्शन 9 में हमने कौन से व्यक्ति पढ़े थे जिनका कौन सा ऑब्जेक्ट था? रिलीजियस और हाँ कल्चरल और एजुकेशनल, यही प्रोग्राम था ना? अरे याद आया? यही पढ़ा था ना अपन ने। अब सपोज एजुकेशन के पर्पस से क्या रिसीव कर रहे हो आप? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। किस पर्पस से? ये हेडिंग पढ़ रहे थे ना अपन, है ना? तो सपोज सेक्शन 9 का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, किस पर्पस से? एजुकेशन के पर्पस से। एंड एजुकेशन के पर्पस से वो क्या रिसीव कर रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कहां से? फॉरेन सोर्स से। बोल के बताओ पूरा क्या क्या बोला अपन ने। हाँ, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कहां रजिस्टर्ड है, किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, किस पर्पस से? कि वो एजुकेशन के पर्पस से क्या रिसीव करेगा? कहां से? पक्का? अब एजुकेशन के पर्पस से मतलब टीचिंग के पर्पस से, ठीक है? टीचिंग के पर्पस से वो क्या यूज करेगा? बट इस एक्टिविटी का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस भी होते हैं। अरे जैसे हम लोग आपको यहां पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग का एक्सपेंसेस तो इतना नहीं है, बट दूसरे खर्चे ज्यादा है कि नहीं है? वो कौन से खर्चे कहलाते हैं? ठीक है, तो ये बोला है कि जब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो, आप क्या रिसीव कर रहे हो, तो जिस पर्पस से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो उस पर्पस का क्या करना पड़ता है? एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से भी यूटिलाइज करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। नहीं कि भाई चलो टीचर की फीस दी तो वो एजुकेशन के पर्पस से आ गया, बुक्स वगैरह की कॉस्ट एजुकेशन के पर्पस से आ गई, बट फिर मैनेज करने के लिए दूसरा स्टाफ भी रखना पड़ता है, मार्केटिंग भी करना पड़ती है, फर्नीचर भी खरीदना पड़ता है, काफी सारी चीजें हो जाती है जो किस में आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो उसका खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो मैक्सिमम कितना कर सकते हो ये बताया है। तो बोल दिया है एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से मैक्सिमम खर्चा कितना होगा? 20%। मिला नीचे नीचे? हाँ, बोलो किस पर्पस से बेटा? तो टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मैक्सिमम कितना खर्चा करोगे? तो अगर $1,00,000 मिला है एजुकेशन के पर्पस से, कितना मिला है? तो 80,000 तो आपको काई में यूज करना है? एजुकेशन में यूज करना है। एजुकेशन के एडमिशन के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से $20,000 तक यूज कर सकते हो। क्लियर है? क्या बोला है, समझ में आया? वापस से क्या बोला अपन ने कि जिस पर्पस से हम क्या रिसीव कर रहे हैं, वापस से बोलो, जिस और उसका क्या करना पड़ता है? तो बोले एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से कितना खर्चा कर दूं? तो बोले मैक्स कितना कर सकता है? 20%। उससे ज्यादा करना है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लगती। उससे ज्यादा करना है तो क्या कर लगती है? अब बोले कौन से एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएंगे? बोले सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कौन से एक्सपेंसेस काय में आएंगे बेटा?
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। कौन बताएगी? सेंटर का। बेस समझ में आ गया सेक्शन का? डिटेल चालू करें इसकी अपन। चलो देखते हैं क्या बोला है। कोई भी पर्सन जो या तो क्या है रजिस्टर्ड, या जिसे क्या मिला है, हाँ, या क्या है उसके पास, वही बोला ना अपन ने क्या कि या तो वो क्या हो रजिस्टर्ड हो या उसके पास क्या हो प्रायर परमिशन क्या रिसीव करने की। हाँ, तो shall utilize foreign contribution for the purpose for which it was received। जिस पर्पस से मिला था उसी पर्पस से यूज करेगा और किसी पर्पस से नहीं करेगा। अगर आपने कल्चरल एक्टिविटी के लिए लिया है तो बस उसी के लिए यूज करोगे, एजुकेशनल के लिए लिया है तो उसी के लिए यूज करोगे, और किसी पर्पस से आप यूज नहीं करो। क्लियर है? वापस से क्या बोला है, एक पर्सन जो क्या है, जिसके पास क्या है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, या जिसके पास क्या है क्या रिसीव करने की, तो जिस पर्पज से उसने क्या रिसीव किया है उसी पर्पज से क्या करेगा, और किसी पर्पज से। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। काहे के लिए? स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। कौन कौन सी एक्टिव, स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन समझते हो क्या? अनसर्टेनिटीज के ऊपर काम करना। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है बेटा? अनसर्टेनिटीज के ऊपर काम करना, है ना। तो बोले स्पेकुलेटिव बिजनेस तो किसी भी पर्पस से वो नहीं करेगा, अनसर्टेनिटीज के लिए तो किसी भी पर्पस से खर्चा वो नहीं करेगा। अब बोले स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी रूल बनाकर कि कौन सी एक्टिविटी या बिजनेस किस कैटेगरी में आएंगे, स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। फिर बोल दिया है, बोले क्या कि मैक्सिमम कितना 20% ही आप यूज कर सकते हो। काहे के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के पर्पस से मैक्सिमम 20% ही आप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये समझ में आया? ज्यादा यूज करना है क्या 20% से, तो किसकी प्रायर परमिशन लेना, ज्यादा यूज कर लेना। अब बोले कौन सा एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा, बोले ये कहां बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। खत्म, सेक्शन 8 क्लियर है, कर सकते हैं इसको। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, सेक्शन 9 बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पे आ जाओ। पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, है ना। सेक्शन 9 अपन देखते हैं, पहले ये देख रहे हैं सेक्शन 10। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है अपने को, अगर फॉरेन करेंसी रिसीव्ड हुई है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है, किसके अगेंस्ट जाकर, एक्ट के अगेंस्ट जाकर, है ना। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अपन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। इसके एक्ट के अगेंस्ट जाकर अगर आपने क्या रिसीव की है, तो उसका पेमेंट आप किसी को भी नहीं करोगे। हेडिंग समझो तो आगे चलते हैं अपन। क्या हेडिंग बोला है, पावर टू, मतलब यहां प्रोहिबिट कर रहे हैं, किस चीज को प्रोहिबिट कर रहे हैं, काहे का पेमेंट, जो क्या हुई है, तो एफसीआरए के अगेंस्ट जाकर अगर किसी पर्सन के पास फॉरेन करेंसी है तो वो उसका पेमेंट किसी को नहीं करेगा, ऐसा कहां बताया गया है, सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 बोलता है कि अगर कौन सेटिस्फाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सेटिस्फाइड होगी, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर पर इंक्वायरी करेगी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खबर आती है कि किसी पर्सन के पास क्या है, फॉरेन करेंसी है, और वो उसने इस एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट जाकर रिसीव की है। किसी पर्सन के पास फॉरेन करेंसी है जो उसने रिसीव की थी इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर, तो ऐसा थोड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली तो वो सीधे मान ही लेगा। पहले गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, इंक्वायरी।
कि जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सच भी है या नहीं है। पहले गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी बेटा, इंक्वायरी, कि जो वो सच भी है या नहीं है, इसे इंक्वायरी करना पड़ेगा, है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या की, इंक्वायरी, और गवर्नमेंट क्या है फिर, हाँ, कि किसी पर्सन की कस्टडी या कंट्रोल में, किसी पर्सन की क्या पड़ा है, जो आर्टिकल, क्या है जो करेंसी, क्या है जो मतलब एसीएस है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में तीनों चीजें आती है ना। वापस से सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्वायरी करने के बाद अगर गवर्नमेंट कि किसी पर्सन के पोजीशन में मतलब कस्टडी में या कंट्रोल में क्या है जो चाहे, हाँ, वो उसने क्या की थी, एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करके। तो गवर्नमेंट पहले इस चीज से क्या होनी चाहिए बेटा, सेटिस्फाई। गवर्नमेंट पहले इस चीज से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई, कि भाई किसी पर्सन के पोजीशन में जो आर्टिकल है, करेंसी है या क्या है जो सिक्योरिटीज, वो उसने एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर रिसीव करी थी। तो फिर वो क्या इशू कर देगी, ऑर्डर। कैसे, राइटिंग में। ऑर्डर में क्या करेंगे हम उस व्यक्ति को, कि वो करेंसी आप किसी को पे नहीं करोगे, किसी को डिलीवर नहीं करोगे, किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, उसमें किसी भी तरीके से आप डील नहीं करोगे। सिंपल सी चीज है भाई। गवर्नमेंट को क्या मालूम पड़ा कि किसी पर्सन के पोजीशन में क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रखना गलत नहीं है, बट उसके लिए आपको क्या कंप्लाई करना है, एक्ट के प्रोविजन। अब अगले ने एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए और क्या रिसीव कर रखा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, इंक्वायरी। इंक्वायरी करने के बाद अगर गवर्नमेंट क्या हो गई, सेटिस्फाइड कि हाँ वाकई ऐसा ही है, तो फिर वो बोल देगी कि बोले यार ये अब किसी को देना मत, किसी को पेमेंट मत करना, किसी को ट्रांसफर भी मत करना, प्रोहिबिट कर देगी गवर्नमेंट ये सारे काम करने से। या है समझ में, बोलो। फिर गवर्नमेंट क्या इशू कर देगी, उसे प्रोहिबिट करने का। गवर्नमेंट क्या इशू कर देगी बेटा, उसे क्या करने का। अब ऑर्डर की कॉपी उसको देना पड़ेगी, ऑर्डर की। तो जैसा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में लिखा है, बोलो जैसा कहां लिखा है, उस मैनर में कॉपी को क्या कर दिया जाएगा, ऑर्डर की कॉपी को उसको सर्व कर दिया जाएगा, और फिर ये एक्ट के प्रोविजन लगेंगे उस आर्टिकल पर, करेंसी पर, सिक्योरिटी पर, जो एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर क्या हुई है, रिसीव। जो भी एसीएस एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट है उसे क्या मान लेंगे हम, अनलॉफुल, और ये एक्ट लग जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। क्लियर है। चलो डिस्कस करो मेरे साथ, क्या बोला है। सबसे पहले किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिली कि किसी पर्सन के कस्टडी या कंट्रोल में क्या है, फॉरेन आर्टिकल है, करेंसी है, या चाहे इंडियन थी चाहे फॉरेन, और वो उसने क्या की है, एक्सेप्ट, किसके अगेंस्ट जाकर, तो फिर हम उसे क्या कर देंगे, प्रोहिबिट, कि तू किसी को भी पे, डिलीवर, ट्रांसफर मत कर। इसका हम क्या इशू करेंगे, और उस एसीएस पर कौन सा एक्ट लग जाएगा। क्लियर हुआ, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एक पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे रिसीव कर सकता है, तो हमने पढ़ा, या तो वो गवर्नमेंट के पास क्या हो, या उसके पास क्या हो, दो ही तरीके पढ़ रहे हैं ना अपन इतनी देर से, कि भाई या तो आप गवर्नमेंट के पास क्या हो, या आपके पास क्या हो, तो आप क्या रिसीव कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड तो क्या ले लो, और अगर आपके पास प्रायर परमिशन भी तो फिर मत लेना फॉरेन कंट्रीब्यूशन। या तो आप क्या करवा लो, तो आप क्या रिसीव कर सकते हो, फॉरेन कंट्री, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन तो प्रायर परमिशन ले लो, और अगर आपके पास प्रायर परमिशन भी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव नहीं करोगे।
समझ में आया ये? पक्के से स्टार्ट करें अपन इसको। चलो, अब हमने बोला है अगर एक पर्सन अपना क्या करवाना चाहता है, रजिस्ट्रेशन, तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए हैं कि भाई हमारा क्या कर लो, रजिस्ट्रेशन। आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो हमें क्या रिसीव करने का राइट आ जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो बोले यार रजिस्ट्रेशन कर लो यार। तो अगर हम क्या करवाना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन व्यक्ति है जिसे गवर्नमेंट सेक्शन 8 में क्या कर लेगी, रजिस्टर्ड। करें स्टार्ट अपन। चलो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही बोला है कि जो भी पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। काहे में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या मतलब जो पर्सन क्या लेना चाहता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और अपना क्या करवाना चाहता है, तो पहले या तो वो एक सोसाइटी बनाए, क्या बनाए बेटा एक, और उसका रजिस्ट्रेशन करवा ले। कहां पर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। या वो क्या बना ले अपना एक ट्रस्ट और उसका क्या करवा ले, वेरी गुड, काहे में। या वो क्या बना ले, एक कंपनी, कौन से सेक्शन वाली, मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया। मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो हम रजिस्ट्रेशन करके देने वाले नहीं हैं। या तो हमने क्या बना रखी हो, कौन से एक्ट के हिसाब से, या हमने क्या बना रखा हो, कौन से एक्ट के हिसाब से, या हमने कंपनी बना रखी। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन नया नवेला भी नहीं होना चाहिए। कम से कम कितने साल हो चुके हो, 3 साल। अभी क्या चल रहा है, 2025। मान लो अगर मैंने 2023 में ट्रस्ट बनाया है, कब बनाया है, 2000, तो ट्रस्ट तो बन गया है बट कितने साल नहीं हुए, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा, जिस फील्ड, जिस एरिया, जिस पर्पस से मैं क्या लेना चाहता हूं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिस पर्पस से मैं क्या लेना चाहता हूं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मैंने उस फील्ड के अंदर काम किया हो, ऑलरेडी मैंने उस फील्ड के अंदर रीजनेबल एक्टिविटीज चलाई हो। अरे यार मेरा कितने साल से एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं एजुकेशन के पर्पस से क्या लेना चाहता हूं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो पिछले 3 साल से मैं एजुकेशन के पर्पस से काम कर रहा हूं। मैं अगर कल्चरल पर्पस से क्या लेना चाहता हूं, तो मेरा एग्जिस्टेंस कितने साल से है, पिछले 3 साल से मैं कल्चरल के पर्पस से कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा हूं। तो जो भी आपका चूजन फील्ड है, जिस पर्पस से आपको क्या रिसीव करनी है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उस पर्पस से आप ऑलरेडी क्या चला रहे हो, एक्टिविटी। क्लियर है। फिर से लो, क्या हेडिंग है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो एसोसिएशन क्या होना चाहिए, या तो वेरी गुड, या वेरी गुड, या हाँ, दूसरा उसका मतलब नया नवेला नहीं हो, कम से कम 3 साल हो चुके हो। तीसरा, ही हैज इन द फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी फॉर विच इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड। एंड पिछले 3 साल में अगर आप एक से ज्यादा एक्टिविटी चला रहे हो, अगर आप एक से, तो वही एक्टिविटी आप चूज करोगे जिसमें पिछले 3 साल में आपने 15 लाख रुपए कम से कम खर्च किए। जैसे मैं एजुकेशन के पर्पज से लेना चाहता हूं ना, तो पिछले 3 साल में मैंने कम से कम 15 लाख रुपए काय के लिए खर्च किए हो, एजुकेशन के पर्पज से खर्च किए हो। ये क्लियर हुआ पक्के से। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, चल फिर क्या दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या दिया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब
फिक्स असेट्स में पैसा लगाना, कैपिटल असेट्स के अंदर पैसा लगाना। कैपिटल असेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस के अंदर काम आती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया है, बेचने के लिए नहीं खरीदा है। जैसे अगर मैं एजुकेशन के पर्पज से खर्चा कर रहा हूं, खर्चा करना चाहता हूं, तो मेरे को एक प्रीमाइसिस बनवानी पड़ेगी। प्रीमाइसिस मैंने बनवा ली तो वो मेरा कैसा इन्वेस्टमेंट हो गया? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म तक काम आएगा मुझे, इनफैक्ट हमेशा ही काम आएगा। एक रिकरिंग खर्चे होते हैं, रिकरिंग मतलब रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। एक नॉन रिकरिंग होते हैं जो कभी कभी होते हैं लेकिन लंबे समय तक हमें प्रॉफिट देकर जाने वाले होते हैं या लंबे समय तक हमारे काम आने वाले होते हैं। नहीं, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमने पढ़ाने के लिए कंप्यूटर खरीद लिया है, फर्नीचर परचेस किया है, तो ये सब क्या है? नॉन रिकरिंग है। ये सब किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे लिखा ना, क्या लैंड है, बिल्डिंग है, इसी तरह का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, क्या है? व्हीकल है, क्या है? इक्विपमेंट मतलब कंप्यूटर वगैरह जैसा है। तो आप कैपिटल असेट्स ले सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट उसे केवल एफसीआरए के पर्पस से ही, मतलब इस एक्ट में जो पर्पस है उसी पर्पस से यूज करोगे और किसी पर्पस से उसे यूज नहीं करोगे। समझ में आ गया? उसे आप केवल, हाँ, जिस पर्पस से आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगाई है ना, उसी पर्पस से यूज करोगे और किसी पर्पस से उसे यूज नहीं करो। आ रहा हूं। अरे समझ में आया क्या? क्लियर हुआ बेटा यहां तक? चलो यहां तक पढ़ो, कल करते हैं आगे। बैठ के याद करो अभी, है ना? टाइम पास मत करना। 10 मिनट में आ रहे हैं सर अब तुम्हारे एफएम वाले भी।